Hello students, myself गौरव मिश्रा फ्रॉम आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नीट बेस्ड टेस्ट नंबर 72 केमिस्ट्री का पेपर कैसा था इसके बारे में जजमेंट लेने की कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ द पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7। इसका यूज़ किस तरह से लिया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में ये बात आपको एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम आता है, क्योंकि इसमें जो डाइक्रोमेट आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेशली इन एसिडिक कंडीशंस। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो कि क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्रोमियम यहाँ से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आएगा तो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो डाइक्रोमेट आयन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दो कॉम्प्लेक्स आयंस दे रखे हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस में अगर आप देखें तो आयरन +2 कैटायनिक फॉर्म में है, पर ये देखिए कि लिगेंड का फ़र्क है। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6, बट वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ लिगेंड, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है और अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इस कारण से जो आयरन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, एक आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जबकि जो सेकंड वाला केस है उसमें साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पेयर करते हुए फिल किए जाएंगे और 2 3d ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहेंगे। तो साइनाइड आयन की प्रेजेंस में हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। हालांकि ज्योमेट्री दोनों केसेस में सेम है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। मैग्नेटिक मोमेंट में फ़र्क है, मैग्नेटिक मोमेंट में फ़र्क है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिफ़र करने के कारण कलर में भी फ़र्क होगा। कलर एंड मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी डिफरेंट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा बी। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 0.5 मोलल सोल्यूशन है एथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक है, वाटर का KF वैल्यू दे रखा है, तो ये मिक्सचर जो है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज़ करेगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ में आएगा ΔTF = KF × M। इथिलीन ग्लाइकॉल एक नॉन एसोसिएटिंग सॉल्यूट है वाटर में। ठीक है, तो अपन को KF को मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा करने पर अपन को डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा 0.93 डिग्री सेल्सियस। पर ये ध्यान रहे ये फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाला डिप्रेशन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट -0.93 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करना है। C5H10 फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखिए C5H10 जो फॉर्मूला है, इसको अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से कंपेयर करें, C5H12 कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मूला होता, तो आप देखेंगे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है। इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 है। इसका मतलब या तो इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर एक कार्बन एटम्स की रिंग होगी। पहले डबल बॉन्ड वाले केसेस देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम बना सकते हैं वो 5 मेंबर्ड चेन है। उसमें डबल बॉन्ड कॉर्नर पर भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। ये 2 कंपाउंड्स बन सकते हैं। फिर अगर मैं 4 मेंबर्ड रिंग के बारे में सोचूं तो अपन को एक मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। वो मिथाइल ग्रुप आप बीच वाले किसी कार्बन पे लगाएंगे, इधर लगाएं या फिर इधर लगाएं, एक ही बात है। ये दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं। ठीक है, अब आपको डबल बॉन्ड प्लेस करना है इस मेन चेन में। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए किसी केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा किसी भी केस में। हाँ, ये जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है। इसका मतलब यहाँ पर अपन को मिलेंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। अब आप 3 कार्बन की चेन बनाने के बारे में सोचें। 3 कार्बन की चेन बनाओगे तो 2 मिथाइल ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा।
ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें रिंग बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ी रिंग जो यहाँ बन सकती है वो तो 5 मेंबर्ड रिंग है। उससे छोटी रिंग 4 मेंबर्ड रिंग, फिर मिथाइल ग्रुप बाहर लगाना पड़ेगा। उससे भी छोटी रिंग जो बनाओगे वो 3 मेंबर्ड रिंग है। उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 मिथाइल ग्रुप्स एक ही कार्बन पे लगा सकते हो, या फिर एक कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा सकते हो, या फिर 2 डिफरेंट कार्बन्स पे मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि आपने मिथाइल ग्रुप सेम साइड लगाए हैं, डिफरेंट साइड लगाए हैं, तो इसको अपन सिस फॉर्म बोलेंगे जो कि अकायरल है। लेकिन अगर अपन ट्रांसफॉर्म बनाएं इसका तो वो कायरल होगा, और ये ट्रांसफॉर्म कायरल होने के कारण यहाँ पर अपन को 2 कंपाउंड्स मिलेंगे, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। तो आई थिंक ये हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर 2 काउंट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन 13। कमिंग टू 5th क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए के शुगर कंपोनेंट्स के बारे में इंक्वायरी की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए का जो शुगर कंपोनेंट है वो डी राइबोज है, और डीएनए का जो शुगर कंपोनेंट है वो 2 डीऑक्सी राइबोज है, अरेबिनोज नहीं है। तो ये अरेबिनोज जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो बात गलत लिखी हुई है। इसका मतलब ए, सी और डी नहीं हो सकते, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और टू डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसमें एक कायरल कार्बन कम होता है, ठीक है। तो ये शुगर कंपोनेंट्स हैं आरएनए और डीएनए के। 5th का आंसर बी। ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। 6th क्वेश्चन में आपको आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। 3 सॉल्यूशंस मिक्स किए जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, 50 ml ऑफ फेरिक नाइट्रेट सोल्यूशन, 100 ml ऑफ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, 100 ml ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर भी है। वो टाइपिंग एरर ये है कि यह जो फेरिक आयन 2 बार लिखा हुआ है, ये दूसरा वाला फेरिक आयन एक्चुअली क्लोराइड आयन है। तो आपको इसको क्लोराइड आयन की तरह ट्रीट करना है चारों केसेस में। सबसे पहले तो आप देख लीजिए टोटल वॉल्यूम क्या है फाइनल सोल्यूशन का, 50 + 100 + 100 250 मिलीलीटर, ठीक है। फिर आप देख लीजिए कि फेरिक नाइट्रेट के मोल्स कितने हैं, 50 × 0.12 मिलीमोल्स, दैट इज़ 6 मिलीमोल्स। फिर फेरिक क्लोराइड के मिलीमोल्स कितने हैं, उसके लिए 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, मिलीलीटर में वॉल्यूम लोगे तो मिलीमोल्स मिलेंगे, 10 मिलीमोल्स। मैग्नीशियम नाइट्रेट के मिलीमोल्स कितने हैं, 100 को 0.26 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहे हैं 26 मिलीमोल्स। अब आप देखिए फेरिक कहाँ कहाँ से मिल रहा है, फेरिक आयंस आपको फेरिक नाइट्रेट से मिल रहे हैं और फेरिक क्लोराइड से मिल रहे हैं। तो टोटल मोल्स ऑफ फेरिक आयंस हो जाएंगे 6 + 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम विच इज़ 250 मिलीलीटर्स। ये डिवीजन अगर आप करेंगे तो ये 0.064 मोलर आएगा। नाइट्रेट आयन आपको 2 कंपाउंड से मिल रहा है, फेरिक नाइट्रेट से और मैग्नीशियम नाइट्रेट से। तो नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखनी है तो फेरिक नाइट्रेट के जितने मोल्स हैं उसका ट्रिपल करना पड़ेगा। ध्यान रहे एक फॉर्मूला यूनिट में 3 नाइट्रेट आयंस हैं और मैग्नीशियम नाइट्रेट के एक फॉर्मूला यूनिट में 2 नाइट्रेट आयंस हैं। तो यहाँ से आपको नाइट्रेट आयंस के मोल्स फाइंड करने के लिए डबल करना पड़ेगा और फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें, ये मोलैरिटी होगी। आप देखेंगे ये फर्स्ट वाला नंबर 18 है, 18 + 52 इज़ 70, 70 डिवाइडेड बाय 250
which is 7/25. This will finally come out to be 0.28 मोलर। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। फिर क्लोराइड आयन के लिए करें। क्लोराइड आयन का बस एक ही सोर्स है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड के मोल्स हैं 10 मिली मोल्स। इसको ट्रिपल करना पड़ेगा, ट्रिपल करिए और 250 से डिवाइड करिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू 0.12 मोलर आएगी। इसी तरह से मैग्नीशियम आयंस का भी एक ही सोर्स है। मैग्नीशियम आयन अगर आप देखें इन 3 सॉल्यूशंस में मैग्नीशियम आयन सिर्फ थर्ड वाले सॉल्यूशन में है और वो भी 26 मिली मोल है। तो 26 मिली मोल को डिवाइड कर दीजिए 250 मिलीलीटर्स से। ऐसा करने पर ये वैल्यू 0.104 मोलर मिलेगी। तो ये हैं 4 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड फेरिक आयन कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा सा केयरफुली करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस सेंस में। तो अगर आप ऑप्शंस मैच करें 0.064, 0.28, 0.12 एंड 0.104, तो ये सारी चीज़ें आपको सेकंड ऑप्शन में नज़र आएंगी। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का आंसर बी। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, एक रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को 4 गुना किया गया और रेट जो है वो 8 गुना हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है। ठीक है, अब अपन ने कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना किया है और रेट 8 टाइम्स हुई है, तो रेट्स का रेशियो 8 है और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 4 है। यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा x की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें 4 टू द पावर x को अपन 2 टू द पावर 2x भी लिख सकते हैं और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। यहाँ से अपन को 2x की वैल्यू 3 मिल रही है या फिर x की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1.5। 7th का आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज़ एसेंशियल? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, सिंथेसाइज नहीं होते, उनको अपन बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ऐसा एसेंशियल अमीनो एसिड है वैलीन। ये बात आपको अपन को फैक्चुअली पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ध्यान रखें, कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल। यू हैव टू मेमोराइज इट। एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल बी कलर्ड। किसका एक्वा सोल्यूशन कलर्ड होगा ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है, किस मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप देखें जिंक 2+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसे ही Li+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन अगर आप Cr3+ देखोगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली प्रेजेंट हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d3। तो इसके डी सब शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण ही, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के कारण ही इस सॉल्ट में कलर इम्पार्ट होगा। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है CrCl3। डी ट्रांजिशन के कारण इसमें कलर आएगा। ठीक है, कमिंग टू 10th क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल नाइट्राइट एंड इथाइल नाइट्राइट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे रखा है दोनों रिएक्शंस के लिए और फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स दे रखे हैं। किस टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट्स दोनों के इक्वल हो जाएंगे ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए करें। तो K1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा A1, डायरेक्ट वैल्यूज़ ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। K1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 to the power 13 e to the power minus EA/RT 152.30 by RT। ये वैल्यू किलो जूल्स में ली है। K2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 to the power 14 e to the power
माइनस 157.7 बाय RT। इन दोनों को इक्वेट करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इनको इक्वेट किया 10 की पावर 13 e टू द पावर माइनस 152.3 बाय RT इक्वल्स 10 टू द पावर 14 e टू द पावर माइनस 157.7 बाय RT। फिर e की पावर्स एक साइड लेकर जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ये वाला टर्म जब आप नीचे ले जाओगे तो e की पावर्स ऐड हो जाएंगी फाइनली, मतलब 157.7 में से 152.3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू आएगी 5.4 बाय RT। और 10 की पावर्स कैंसिल करने पर राइट हैंड साइड में बचेगा 10। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, लॉग टू द बेस e ले लीजिए। ये ऊपर वाली क्वांटिटी 5.4 किलो जूल्स पर मोल है अपॉन RT इक्वल्स ln10, और ln10 की वैल्यू होती है 2.303। यहाँ से अब अपन टेम्परेचर एवेल्यूएट कर सकते हैं। 5400 इसको किलो जूल से जूल में बदला, R की वैल्यू 8.314 इंटू 2.303, ये वैल्यू 19.15 आती है। तो अगर अपन ऑप्शंस जज करें 19.15 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 20 मान लूँ, अप्रॉक्सीमेटली 20, तो टेम्परेचर अपन को 270 केल्विन मिल रहा है। एक्चुअल आंसर 270 केल्विन से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मेरा जजमेंट है कि ये वैल्यू आनी चाहिए 282 केल्विन। आप लोग एवेल्यूएट करके देख लीजिएगा। 10th क्वेश्चन का आंसर C। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, हैलाइड ओर कौन है? तो यहाँ पर अपन को ओर्स के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। गैलेना लैड सल्फाइड है, सल्फाइड ओर है, लैड का ओर है। बॉक्साइट ऑक्साइड है, Al2O3.2H2O। सिनाबार मरकरी का ओर है, सल्फाइड ओर। क्रायोलाइट में फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, फ्लोराइड एज अ लिगैंड प्रेजेंट है, ऐसा कह सकते हैं। Na3Al(F6) इसका फॉर्मूला है, तो ये एक हैलाइड ओर है। क्रायोलाइट इज अ हैलाइड ओर। 11th का आंसर D। 20th क्वेश्चन में कोबाल्ट के कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट किस केस में ज़्यादा होगा? डेल्टा नॉट का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये लिगैंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स विल कॉज हायर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर आप इन सारे लिगैंड्स को देखें, मेटल तो सेम ही है हर केस में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम चल रहा है, तो साइनाइड आयन यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए A। हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3 आयन के केस में डेल्टा नॉट का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। 13th क्वेश्चन में एक रियल गैस की बात हो रही है जो वैन डर वाल्स इक्वेशन ओबे करती है। PVM और P के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया। VM मोलर वॉल्यूम है, Y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बताना है। Y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब x 0 हो जाए, ना तो Y की जो वैल्यू मिलती है उसको Y इंटरसेप्ट कहते हैं। इसका मतलब प्रेशर को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर को ज़ीरो की तरफ ले जाते हैं तो एवरी गैस, प्रेशर ही x एक्सिस पर है, एवरी गैस बिहेव्स आइडियली। हर गैस ऑलमोस्ट आइडियली बिहेव करने लग जाती है इन द लिमिट ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर्स, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में फिर PVM की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली RT हो जाएगी, क्योंकि अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है तो PVM मतलब Y की वैल्यू RT हो जाएगी। और जब x 0 होता है तो Y की जो वैल्यू मिलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? Y इंटरसेप्ट। तो Y इंटरसेप्ट यहाँ से आना चाहिए RT। ये बात आप वैन डर वाल्स इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं। P + A/VM² टाइम्स VM - B इक्वल्स RT। टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जा रहा है इस एनालिसिस में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अगर मैं एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करूँ इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके,
कुछ इस तरह की इक्वेशन अपन को मिलती है। In the limit of very low pressures, as pressure tends to zero, Vm will approach infinity, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब Vm will approach infinity, then A by Vm will become 0, AB by Vm square will also become 0, and the equation would be simplified to PVm is equal to RT plus PB in the limit of very very low pressures we are talking. अब ये y हो गया, ये प्रेशर x पर है, ये स्लोप हो गया स्ट्रेट लाइन का, और ये हो गया y इंटरसेप्ट। इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में फिट हो रही है, मतलब PVM वर्सेस P का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसको y इंटरसेप्ट RT होगा। इस तरह से भी हम जज कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन का आंसर A। 14th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस NaOH। तो ये जो रिएक्शन होगी ये SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और एक्वस NaOH कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही प्रेफर्ड है SN1 पाथ से। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, कार्बोकेटायन बनेगा, ये बात भी सही है। और इस रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इसका ऑर्डर 1 है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। तो जब तीसरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली को डबल करने से, ये बात गलत है। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल होगा, ये बात सही है। अपन को गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब आंसर होगा C। कमिंग टू 15th क्वेश्चन, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स इज जनरली टेकन एज। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स हम 1 लेते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से तो अपन Kc के एक्सप्रेशंस में सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करते। जैसे अगर कोई रिएक्शन है P4 + O2 गिव्स P4O10, P4O10 भी सॉलिड है, P4 भी सॉलिड है, बस ऑक्सीजन गैस है। तो P4O10 की एक्टिविटी अपन 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्टिव मास या एक्टिविटी एक ही बात होती है। P4 की एक्टिविटी भी 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। हाँ, O2 की जो एक्टिविटी है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट होगी। अगर आप K का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, Kp का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो सॉलिड्स के लिए और इवन प्योर लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास 1 लेते हैं। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, मेसेटाइलिन में कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आपको मेसेटाइलिन का स्ट्रक्चर पता हो, ये ज़रूरी है। मेसेटाइलिन होता है 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ये मेसेटाइलिन का स्ट्रक्चर है। और ये तीनों कार्बन्स जो बेंजीन रिंग के बाहर दिख रहे हैं ये बेंजाइलिक कार्बन्स हैं, और इन पर आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, टोटल 9 हाइड्रोजन एटम्स। आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जिंक को कूल किया गया, सॉलिड स्टेट में लाया गया, तो उसने HCP स्ट्रक्चर एक्वायर किया। अब HCP स्ट्रक्चर तो एक क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, 74% एफिशिएंसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होता है। नियरेस्ट नेबर्स ऑफ जिंक एटम्स वुड बी 12। FCC और HCP दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 18th क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, मिथाइल कीटोन्स एंड 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स। और भी कुछ स्पेशल केसेस में ये टेस्ट दिया जाता है, बट मिथाइल कीटोन्स एंड 2 डिग्री मिथाइल एल्कोहल्स टिपिकली ये वाला टेस्ट देते हैं। और एसिटल्डिहाइड भी देता है। 1 पेंटेनॉल तो नहीं देगा क्योंकि वो मिथाइल कीटोन नहीं है, इसमें एंड में ही OH ग्रुप लगा हुआ है। 3 पेंटेनोन भी नहीं देगा क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, इथाइल ग्रुप्स हैं कीटोन के अराउंड। 2 पेंटेनोन एक मिथाइल कीटोन ज़रूर है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेनल भी नहीं देगा, पेंटेनल इज़ नॉट अ मिथाइल कीटोन, तो इसका आंसर है C। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराई, किस केस में डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होंगे। ये वही केस होगा जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो।
क्योंकि डेल्टा एच होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी फॉर रिएक्शंस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा एन जी ज़ीरो होना चाहिए। डेल्टा एन जी किस किस केस में ज़ीरो है देखते रहिएगा। यहाँ कार्बन सॉलिड है, इस वजह से डेल्टा एन जी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर डेल्टा एन जी आप देखेंगे गैशियस सब्सटेंसेस के कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो डेल्टा एन जी वन आएगा। सेकेंड वाले केस में भी डेल्टा एन जी वन आएगा। थर्ड वाले केस में डेल्टा एन जी माइनस वन आएगा। फोर्थ वाले केस में डेल्टा एन जी ज़ीरो आएगा। तो 19th का आंसर डी। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO प्लस, इन तीन स्पीशीज़ का कॉमन फीचर क्या है? अगर आप देखें इनके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की बात पूछी गई है, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे हर केस में इक्वल हैं। 6 + 7 + 1, 6 + 8, 7 + 8 - 1। हर केस में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। और एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी इनका सेम आने वाला है। सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz2। तो इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 3। तीनों केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन सेम है और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। तीनों वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये बात तो सही नहीं है। बाकी ऑप्शंस आप पढ़िए, गलत लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। 21st क्वेश्चन, मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है, मेटलिक बॉन्डिंग, उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो मेटलिक बॉन्डिंग में एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। कोवेलेंट बॉन्ड्स ही डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड्स या मेटलिक बॉन्ड्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन से इस्टेब्लिश हो सकते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, ये बात तो सही है, तभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, ये बात भी सही है। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं, ये बात गलत है, और इसी वजह से हमको ये ऑप्शन मार्क करना है। 22nd क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम्स लिए गए 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशंस के, जिनका pH 3, 4 एंड 5 है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल सोल्यूशन में आपको बतानी है। ठीक है, करते हैं। मान लीजिए कि तीनों ही सॉल्यूशंस का वॉल्यूम V है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन 1 में हो जाएगी 10⁻³ मोलर एंटी लॉग लेने पर। सोल्यूशन 2 में हो जाएगी 10⁻⁴ मोलर। सोल्यूशन 3 में हो जाएगी 10⁻⁵ मोलर। तीनों का वॉल्यूम V। अच्छा, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से मोल्स मिलते हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ H+ आयंस कैसे मिलेंगे? मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते रहिए और फिर ऐड कर लीजिए। ये तो हो गए टोटल मोल्स। अपन को टोटल वॉल्यूम भी पता चल रहा है, ठीक है। बस टोटल मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें, आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे 10⁻³ को कॉमन लोगे, V कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 + 0.1 + 0.01 डिवाइडेड बाय 3, 1.11/3 × 10⁻³ मोलर। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने पर फाइनली वैल्यू आएगी 3.7 × 10⁻⁴ मोलर। दिस वुड बी द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द फाइनल सोल्यूशन। ऑप्शन देख लीजिए, ध्यान से देखिए, 10 की पावर्स का भी ध्यान रखिए। 22nd क्वेश्चन का आंसर डी है। लाइमस्टोन ऐड करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लैड में फ्रॉम गैलेना। लाइमस्टोन का क्या काम है लैड की मेटलर्जी में? लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने पर लाइमस्टोन, जब ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर कराई जाती है तो हीट करने पर लाइमस्टोन ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये एक तो स्लैग बनाने में काम आता है, सिलिका जो प्रेजेंट है एज इम्प्योरिटी उसको रिमूव करने में काम आता है। CaSiO3 इन द फॉर्म ऑफ slag is formed and which is removed.
इस तरह की रिएक्शन वैसे लेड ऑक्साइड भी कर लेता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड जो लेड सल्फाइड से बनाया गया है वो भी SiO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और PbSiO3 बनता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि लेड बाहर जाए, तो इस काम में भी हमारी मदद कैल्शियम ऑक्साइड करता है। वो लेड के इस सिलिकेट के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर देता है उसको, CaSiO3 + PbO, और में PbO ऑब्टेन हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें, लेड रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका एज फ्यूजिबल स्लैग, ये बात सही है। इट कन्वर्ट्स लेड सिलिकेट टू लेड ऑक्साइड, ये बात भी सही है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट ना बने ये भी इंश्योर करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। वैसे भी 2 स्टेटमेंट सही पता चल गया तो अपन को डी ऑप्शन ही मार्क करना है। 24th क्वेश्चन, mixture containing aqueous lithium, sodium and potassium ions are electrolyzed. Cations are discharged at cathode in the order. किस ऑर्डर में cations डिस्चार्ज होंगे? Easiest at the end लिखा हुआ है, ये बात भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है। वैसे ऑर्डर का मतलब तो यही होता है कि सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, उसके बाद कौन डिस्चार्ज होगा और सबसे बाद में कौन डिस्चार्ज होगा, ये अपन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अपन को कैटायंस का रिडक्शन करवाना है, और ये रिडक्शन करवाने की टेंडेंसी अपन को E0 वैल्यू से पता चलती है। रिडक्शन पोटेंशियल्स थोड़ा थोड़ा पता हो या ऑर्डर पता हो तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। Li + Li कपल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट्स है। Na + Na कपल के लिए -2.71 वोल्ट्स है। K + K कपल के लिए -2.83 वोल्ट्स है। तो जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, उसको रिड्यूस करना सबसे मुश्किल है, मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस। और जिसका सबसे कम नेगेटिव है उसको रिड्यूस करना सबसे आसान है, ईजीएस्ट टू रिड्यूस among the three cations। तो Na+ सबसे पहले डिस्चार्ज होगा और Li+ सबसे बाद में डिस्चार्ज होगा। अगर इस बात को हम फॉलो करें प्योरली तो आंसर डी है। ये लास्ट में लिखा हुआ जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ईजीएस्ट एट द एंड, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑर्डर जो बताना है उसमें यही बताना है कि पहले कौन डिपॉजिट हुआ, फिर कौन डिपॉजिट हुआ और लास्ट में कौन डिपॉजिट हुआ। दैट्स व्हाट वी हैव टू टेल। इसका आंसर डी होना चाहिए। 25th क्वेश्चन, ऑर्गेनिक लिक्विड vaporizes at a temperature below its boiling point in steam distillation। स्टीम डिस्टिलेशन में ऑर्गेनिक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पर ही वेपराइज कर जाता है। ऐसा क्यों है? स्टीम डिस्टिलेशन में होता ये है कि हम ऑर्गेनिक लिक्विड को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर जो मिक्सचर बनता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑर्गेनिक लिक्विड से अलग होगा। वाटर की वोलेटिलिटी अगर ऑर्गेनिक लिक्विड से ज़्यादा है तो फिर ये मिक्सचर ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। ओवरऑल ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, इसका मतलब ये लोअर टेम्परेचर पर ही वेपराइज ज़्यादा कर पाएगा, बॉयल कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात मिक्सचर की हो रही है, पूरा मिक्सचर लोअर टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, ठीक है। Mixture boils when sum of vapor pressure of water and organic liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये बात तो सही है क्योंकि अपन यहाँ पर मिक्सचर की बॉइलिंग कर रहे हैं। 25th का फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट रीजनिंग है, आंसर होगा ए। कमिंग टू 26th क्वेश्चन, इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वाटर की स्प्रिंकलिंग क्यों करते हैं? इसकी स्प्रिंकलिंग का कारण यही है कि अपन वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइड्स में पहुंचाना चाह रहे हैं और उससे फिर जो नया हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनेगा वो ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा हार्ड होगा पहले के मुकाबले, ठीक है ना। डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स, ये इसका आंसर है। 26 का आंसर बी। 27th, सोडियम पंप एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
एक्चुअली इसमें सोडियम आयंस को हम सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सोडियम आयंस को मूव कराना, उसको सोडियम पंप कहते हैं। तो इसमें और कौन सा आयन काम आएगा अपार्ट फ्रॉम सोडियम आयन, ये पूछा गया है। तो सोडियम आयन के जैसा ही एक दूसरा आयन है पोटेशियम आयन, वो भी एल्कली मेटल आयन है और वो भी सोडियम पंप की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सोडियम पंप इन्वॉल्व्स Na+ एंड K+ आयंस, इनका मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। आंसर है सी। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। कमिंग टू 28th क्वेश्चन, एक मेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन का। आपको ध्यान से ही देखना है कि इस सबस्ट्रेट में बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व है, फिनाइल ग्रुप भी इन्वॉल्व है, ठीक है। बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहेंगे कि एक बेंजाइलिक एल्कीन बन पाए। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पर डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन में हम चाहेंगे कि डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पर आए। अब जब ये पास वाले कार्बन पर आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज होंगी एक्चुअली। एल्कीन सिस फॉर्म में बनाए या ट्रांस फॉर्म में। तो अगर आप सिस फॉर्म में बनाओगे तो ये फिनाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे। इन बल्कि ग्रुप्स को हम ऑपोजिट साइड ही रखना चाहेंगे, तभी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो इस तरह का एक ट्रांस प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ये बेंजाइलिक एल्कीन भी है और ट्रांस एल्कीन भी है। ऑप्शंस देखें तो सेकंड ऑप्शन में ये बात नज़र आती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब सेम फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स जिनका सेम जनरल फॉर्मूला हो। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेम फंक्शनल ग्रुप होना भी ज़रूरी है डेफिनेटली, और अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी, बट सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों ये बात तो ज़रूरी नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा तो फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब में काफ़ी फ़र्क आएगा। 29th का आंसर डी होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा ये अपन को फाइंड करना है। सिल्वर के डिपॉजिशन की रिएक्शन तो यही है, Ag+ आयंस एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए अपन को 241.25 कूलम्स को 96,500 कूलम्स से डिवाइड करना पड़ेगा, कूलम्स पर मोल, ठीक है। अगर आप ये डिवीजन करोगे तो आप देखोगे ये 2.5 × 10⁻³ मोल आता है। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इतने ही मोल सिल्वर भी डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खा के एक सिल्वर एटम डिपॉजिट होता है। और यहाँ से फिर हम मास फाइंड कर लेंगे। मास फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, जो कि 108 है, 108। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू फाइनली 0.270 ग्राम्स आएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में अपन को दिखाई दे रहा है। 31st क्वेश्चन एक स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है। 50 मिलीलीटर ऑफ 0.6 मोलर NaBr सोल्यूशन है। क्लोरीन का सोल्यूशन कितना लेना पड़ेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो आप देखिए ब्रोमाइड के जो मोल्स हैं वो 50 ml × 0.6 मोलर मतलब 30 मिली मोल्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री 2 ब्रोमाइड आयंस पर 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। मतलब क्लोरीन का जो कंजम्पशन है वो हाफ है। क्लोरीन अपन को 15 मिली मोल ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर अपन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन सोल्यूशन डिटर्मिन कर सकते हैं। वॉल्यूम डिटर्मिन करने के लिए मिली मोल्स को मोलैरिटी से डिवाइड करें। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको 300 मिलीलीटर आंसर मिलेगा।
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 31 का आंसर डी। कमिंग टू 32nd क्वेश्चन, एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर अज्यूम्ड टू बी। रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट जो होता है, जैसे कार्बन के लिए ग्रेफाइट है, ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए वाइट फॉस्फोरस है, इनके अंदर हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 अज्यूम की हुई है, और ये 0 जो है ना वो सभी टेम्परेचर्स पर होगा अगर रेफरेंस स्टेट अपन ले रहे हैं तो। 298 केल्विन यूजुअल टेम्परेचर है स्टैंडर्ड कंडीशंस का, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस, बट इट्स नॉट नेसेसरी that under standard conditions temperature is always 298 Kelvin। 298 Kelvin स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन का टेम्परेचर होना ज़रूरी नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है पर ज़रूरी नहीं है, ध्यान रहे। इसका आंसर सी होना चाहिए। आंसर की में आंसर ए दिया हुआ है, बट आई वुड लाइक टू क्लेम द आंसर टू बी सी। कमिंग टू 33rd क्वेश्चन, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मिक्स्ड मेटल मतलब मिक्स्ड मेटल जो जिसका मेजर कंपोनेंट लैंथेनाइड्स होते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन भी प्रेजेंट होता है। उसमें परसेंटेजेस पूछी हैं, तो रफ परसेंटेजेस 95 एंड 5% है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू शुड लीव दिस क्वेश्चन, बिकॉज बिना याद किए हुए तो उसको सही करने की गुंजाइश बहुत कम है। 34th क्वेश्चन में अपन को RDX फॉर्मेशन के लिए यूज़ में आने वाले कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। RDX फॉर्मेशन में यूज़ आता है यूरोट्रोपिन। वैसे तो टॉलुइन से भी एक ट्राई नाइट्रोटॉलुइन TNT नाम का एक्सप्लोजिव बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको RDX के बारे में ही बताना है। तो यूरोट्रोपिन एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एटम्स मिथाइल ग्रुप्स के थ्रू, CH2 ग्रुप्स के थ्रू म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, कुछ इस तरह से सारे के सारे मिथाइल नाइट्रोजन एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं यूरोट्रोपिन। इसका ओवरऑल फार्मूला बनता है CH2(6N4। इसकी HNO3 से रिएक्शन कराने पर फिर एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, इस तरह का कंपाउंड। इसी को कॉमन लैंग्वेज में RDX कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर HCHO और अमोनिया का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है ना। ये साइक्लिक कंपाउंड जो बन रहा है इसी का नाम है RDX, जो कि एक हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 35th क्वेश्चन, ClO2 इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ। इसमें ये बात ध्यान रखें कि जब एनहाइड्राइड बनता है तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। ClO2 में अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो +4 है, HClO2 में +3 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट HClO3 में +5 है, HClO4 में +7 है। तो +4 किसी में भी नहीं दिख रहा है। अगर अपन ऑप्शन स्मार्टली पढ़ें तो +4 जो है वो +3 और +5 का एवरेज है, +3 और +5 का एवरेज है +4। इसका मतलब HClO2 और HClO3 के बीच में जब एनहाइड्राइड बनेगा तब ClO2 फॉर्म होगा। इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी एवरेज आ जाएगा उसमें। तो 35th क्वेश्चन का आंसर है C। 36th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए रूल होता है N+L रूल, और अगर N+L की वैल्यू सेम हो तो फिर अपन N से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अपन को N की वैल्यू 6 दे रखी है और 4 ऑर्बिटल्स में कंपैरिजन करना है, NS, N-2F, N-1D एंड NP। तो NS तो हो जाएगा 6S, इसके लिए N+L की वैल्यू हो जाएगी 6, N-2F हो जाएगा 4F, जिसके लिए N+L की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। N-1D मतलब 6D, जिसके लिए N+L की वैल्यू हो जाएगी 8, 6D नहीं 5D।
और इसके लिए n+l की वैल्यू हो जाएगी अगेन 7, और फिर NP का मतलब 6P, उसके लिए भी n+l की वैल्यू हो जाएगी 7। तो सबसे छोटी वैल्यू तो 6S के लिए मिल रही है, तो 6S को सबसे पहले भरेंगे। उसके बाद 3 के लिए n+l सेम मिल रहा है, तो फिर हम n से डिसीजन लेंगे। जिसका n छोटा है उसको पहले भरेंगे और जिसका n बड़ा है उसको सबसे बाद में भरेंगे। तो 6S, 4F, 5D, 6P ये ऑर्डर होना चाहिए, जो कि अपन को फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। 37th क्वेश्चन, लेसेंस टेस्ट। लेसेंस टेस्ट में क्या होता है, अपन सोडियम से रिएक्ट कराते हैं। कंपाउंड प्रेजेंट नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन तीनों को ही सोडियम से रिएक्ट करा सकते हैं। तीनों के डिटेक्शन में लेसेंस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। 37th क्वेश्चन का आंसर डी। 38th क्वेश्चन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड किस केस में आसानी से होगा। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आसान होता है क्योंकि यहाँ पर स्टेबल एल्कीन बनता है। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में उससे कम स्टेबल बनेगा और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में उससे भी कम स्टेबल बनेगा। जैसे अगर अपन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लें तो आइसोब्यूटीन बन जाएगा, लेकिन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लें तो प्रोपीन बनेगा, और इथाइल ब्रोमाइड लें तो ईथीन बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का कारण है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन। 39th क्वेश्चन, मिनिमम पीएच क्या चाहिए जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। जिंक सल्फाइड का अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो तो भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो लिमिटिंग केस में हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाने पर प्रेसिपिटेशन होगा। अगर ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है तो जिंक और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अपन को सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है 10⁻⁻21 KSP की वैल्यू है। जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिल रही है 10⁻⁻19 मोलर। उसके बाद H2S के डिसोसिएशन की ओवरऑल रिएक्शन कंसिडर करने को क्वेश्चन हमसे कह रहा है। वहीं से अपन pH वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर टाइम्स सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S की कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू H2S के ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 × K2 होता है। H2S एक डायप्रोटिक एसिड है, 2 स्टेप्स में डिसोसिएट करता है और उसके लिए ओवरऑल रिएक्शन ये है। ठीक है, यहाँ से अपन H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है लिमिटिंग केस में 10⁻⁻19 मोलर, और H2S की कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर ज़्यादा चेंज नहीं आया ऐसा हम मान लें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलर, और K1 K2 है 10⁻⁻20। यहाँ से अपन को H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व करने पर 0.1 मोलर मिलने वाली है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग pH वैल्यू आएगी 1। तो अगर सोल्यूशन का pH 1 है तो हम जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन उस लिमिटिंग केस में प्रिवेंट कर सकते हैं। 39th क्वेश्चन का आंसर बी। 40th क्वेश्चन में अपन को डिफरेंट स्टेटमेंट्स में से ट्रू स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आपको शेप्स बनाना आता हो, बॉन्डिंग का आइडिया हो। SO2 में p⁻d⁻ बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सल्फ़र के d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तभी सल्फ़र की ऑक्टेट भी यहाँ पर एक्सपेंड हो पाती है। ये बात सही है। I3+ की ज्योमेट्री भी बैंड शेप ज्योमेट्री है, ये बात भी सही है, बैंड शेप ज्योमेट्री। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स डेफिनेटली सही है। SeF4 और CH4 का शेप सेम होना, ये बात तो सही नहीं है। CH4 टेट्राहेड्रल है और SeF4 आप देखेंगे C-सॉ शेप है। अगर आप इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है। सेकंड और थर्ड डेफिनेटली सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। अगर आप इसको एज अ फैक्ट नहीं जानते थे तो अब आप जज कर सकते हैं।
40th क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 41st क्वेश्चन में कौन सा एसिड इनमें से टेट्रा बेसिक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज रिक्वायर कर रहा है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 होता है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चलेगा कि ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जो कि ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई प्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होल एन होता है, पॉलीमेरिक एसिड है, लेकिन अपन इसके मोनोमर पर ही फोकस करेंगे और मोनोमर के आधार पर ही कहेंगे कि एक मोनोबेसिक एसिड है। जहाँ तक पायरोफॉस्फोरिक एसिड का सवाल है, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक परऑक्सी लिंकेज भी होती है और दोनों फॉस्फोरस एटम्स जो इसमें दिख रहे हैं उन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी होते हैं, मतलब टोटल 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, और ये चारों हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं, इस वजह से ये टेट्रा बेसिक एसिड हो गया। 41st क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 42nd क्वेश्चन, आइडियल सोल्यूशन की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आइडियल सोल्यूशंस का आइडिया हो तो इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, ग्रेटर देन 0 नहीं होता। ए अट्रैक्शंस और बी अट्रैक्शंस और ए बी अट्रैक्शंस सिमिलर होते हैं स्ट्रेंथ में, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव भी नहीं होता। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। 43rd क्वेश्चन, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करना है और प्रोपेन ऑब्टेन करना है। तो जो साइक्लोप्रोपेन है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसमें रिंग स्ट्रेन होता है और हाइड्रोजनेशन करने से ये रिंग ओपन हो जाती है। ऐसे ही एल्कीन के हाइड्रोजनेशन पर तो डेफिनेटली प्रोपेन मिलता है, और एल्काइंस के लिए भी अगर अपन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेकर हाइड्रोजनेशन करें निकल की प्रेजेंस में तो फाइनली प्रोपेन मिलता है। तो तीनों ही कंपाउंड से हम प्रोपेन ऑब्टेन कर सकते हैं। 44th क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोराइड आयंस को क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर विजुअलाइज किया गया है। तो क्लोराइड आयंस का एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनता है और सीजियम आयंस उस अरेंजमेंट के बॉडी सेंटर पर होते हैं, बॉडी सेंटर्ड वॉइड में होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्यूबिक वॉइड में होते हैं, और क्लोराइड आयंस एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आंसर होगा डी। 45th क्वेश्चन, कैनाज़ारो रिएक्शन का जो की स्टेप है, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसमें क्या होता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एक्चुअली हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाए कॉन्सेंट्रेटेड OH- आयंस से हाई टेम्परेचर पर, तो पहले स्टेप में OH- आयंस अटैक करते हैं कार्बोनिल ग्रुप पर, और अब इस इंटरमीडिएट एनायन के थ्रू हाइड्राइड आयन को हम डिपार्ट करवाते हैं और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है। तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग तो हो ही रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है ना। सो दैट्स इट अबाउट दिस टेस्ट पेपर। ओवरऑल मीडियम लेवल का पेपर था, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। अगर आपको फैक्ट्स पता हों तो आप इस पेपर में काफ़ी हैवीली स्कोर कर सकते हैं। आई थिंक 160 तक का स्कोर इसमें अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और 140 से नीचे एवरेज स्कोर है, और 130 से नीचे आई थिंक अनसेटिस्फैक्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, तो अपनी परफॉर्मेंस को जज करिए और आगे के लिए मेहनत करिए, निराश मत होइए, मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलेंगे फिर किसी टेस्ट के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।